हम्म। तो पिछली कक्षा में हमने शुरुआती दौर से आलोचना से लेकर के और छायावाद युगीन आलोचना में हम पहुंचे थे ना? हेलो, नहीं कर पाए थे मैम। नहीं किए थे क्लास? चलो हम छायावादी आलोचना ना क्लास। हम वीडियो डाल चुके हैं, उस पे देख लेना तुम लोग व्हाट्सएप पे। अच्छा ठीक। आज हम छायावादी आलोचना में अभी छायावादी आलोचना पूरा खत्म नहीं किए थे, उसके बारे में अभी बता रहे हैं कि छायावादी आलोचना में कैसे कैसे आलोचना का विस्तार हुआ। सबसे पहले भारतीय रीतिकाल तक से तो आलोचना का नामो निशान नहीं था, वही काव्य शास्त्रीय आलोचना लिखी जा रही थी। इसके बाद भारतेंदु युग में पाश्चात्य समीक्षकों के संपर्क में आने से और पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आने से, साहित्य के संपर्क में आने से भारतीय साहित्यकारों का मानसिक क्षितिज विस्तृत हुआ और उन्होंने पुस्तक समीक्षा के रूप में आलोचना का सूत्रपात किया। फिर इसके बाद जब आगे कड़ी बढ़ी तो द्विवेदी युग में आलोचना का क्षेत्र कुछ फैला और कई तरह की आलोचना का सूत्रपात हुआ। लेकिन छायावाद युग में आकर के आलोचना अपने व्यापक धरातल पे पहुंच गई और विभिन्न तरह के समीक्षक और आलोचक, बड़े बड़े आलोचक इस समय तक आने लगे। तो हम छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचकों में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र का नाम हम लेते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण आलोचक हैं छायावादी युग के। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला की स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण से समीक्षा की और इन्हें छायावाद की बृहत त्रयी के रूप में स्थान दिया। नंद दुलारे वाजपेयी ऐसे एक समीक्षक हैं जिन्होंने छायावाद और नई कविता इन दोनों की आलोचना की और साथ साथ इन्होंने अपना मूल्य स्थापित किया। इन्होंने कहा कि किसी भी रचना की समीक्षा उसके लेखक के जीवन से अलग हट करके नहीं की जा सकती। लेखक का जीवन उसकी रचना में कहीं न कहीं ओतप्रोत रहता है। यह नंद दुलारे वाजपेयी की देन है और इसी बात को लेकर के उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में 7 सूत्रीय सिद्धांतों की स्थापना की। तो इस तरह से आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद युग में एक महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में अपना योगदान दिया। इसके बाद शांति प्रिय द्विवेदी भी छायावाद युग के एक महत्वपूर्ण आलोचक हुए। उन्होंने गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर की मानवतावादी दृष्टिकोण को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना और उसको आधार बना करके ये छायावाद की समीक्षा की है। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र आए। डॉक्टर नगेंद्र भी सुमित्रा नंदन पंत को लेकर के सुमित्रा नंदन पंत पे उन्होंने 1938 में समीक्षा लिखी और इसके बाद उनका आलोचक रूप सामने आया। तो हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे छायावाद युग में एक जो कविता के क्षेत्र में काल्पनिकता थी, अपना वैयक्तिक प्रभाव का उद्बोधन था और स्वच्छंदता की प्रधानता थी। बहुत ज्यादा जब छायावाद युग में कल्पना की प्रधानता हो गई तो जनता का मन और कवि का मन दोनों इससे उभने लगा। अति कल्पनाशीलता में भी लोग ज्यादा दिन तक नहीं जी पाए और इसके बाद छायावाद युग का पतन होना शुरू हुआ, ह्रास होना शुरू हुआ और इसके बाद प्रगतिवाद युग का प्रारंभ हुआ। प्रगतिवाद जीवन के यथार्थ को लेकर चलने वाला वाद है और उसमें उस तरह की कविताएं लिखी जाने लगी। हम ये देखते हैं कि छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना के विकास काल में ही हिंदी में एक और आलोचना पद्धति का उन्मेष हुआ। आगे आया एक और आलोचना पद्धति जिसे हम प्रभाववादी आलोचना पद्धति कहते हैं। प्रभाववादी आलोचना काव्य वस्तु के प्रति सहृदय की मार्मिक प्रतिक्रिया है, यानी कि इसमें सबसे पहले जो आलोचक है वह काव्य कृति को पढ़कर उसका प्रभाव ग्रहण करता है और फिर उसे मार्मिक ढंग से व्यक्त कर दूसरों तक पहुंचाता है। यह काम करता है प्रभाववादी आलोचना में एक आलोचक। वह उस कृति को पढ़ता है और उसकी मार्मिकता को, उसके जो प्रभाव पड़े हैं, उसके अंतस चेतना पर अपना जो प्रभाव पड़ा है, उस दृष्टिकोण को वह पाठक के सामने रखता है अपने प्रभाव के अनुसार। जैसे कि बिहारी सतसई की आलोचना या फिर यदि कोई रामचरितमानस को पढ़ करके उसके हृदय में क्या उथल पुथल हुआ,
उस बात को यदि वह पाठक तक पहुंचाना चाहे तो वह प्रभाववादी आलोचक के रूप में इस तरह से लोग काम किए। किसी रचना को पढ़ करके अपने हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव को उन्होंने आलोचना का रूप दिया, तो इसे प्रभाववादी आलोचना के रूप में स्वीकार किया गया। समझ गए आप लोग? हेलो? अच्छा, फिर इसके बाद एक और आलोचना पद्धति विकसित हुई, मनोवैज्ञानिक या अंतःचेतनावादी आलोचना। मनोवैज्ञानिक आलोचना का मूल जो प्रादुर्भाव हुआ वह सिगमंड फ्रायड, एक विदेशी रहे हुए हैं मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड 1856 से 1939 ईस्वी तक यह एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक रहे हैं और इनका जो मनोविज्ञान है वह सारे क्षेत्रों में मान्य माना जाता है और इनको लेकर के इनसे प्रभावित होकर के हिंदी साहित्य में बहुत सारे आलोचकों ने अपना योगदान दिया। सिगमंड फ्रायड का यह मानना है कि संसार में दो तरह से मानव की चेतना काम करती है, एक चेतन के रूप में, एक और अवचेतन मन। एक चेतन मन जिससे हम सांसारिक क्रियाकलाप करते हैं, संसार में जगे हुए सब चीज का अनुभव करते हैं, वह हमारा चेतन मन हुआ। एक हमारा और मन होता है, वह अवचेतन मन होता है। और चेतन और चेतन के बीच एक अर्ध चेतन मन भी होता है। अवचेतन मन क्या होता है? जिसमें हमारे संस्कार, हमारी दमित वासनाएं जाकर के छिपी रहती हैं, वह हमारा अवचेतन मन है। कभी कभी वही प्रस्फुटित होती हैं तो हमारे अंदर तरह तरह की विसंगतियां जन्म लेती हैं। कभी कभी विसंगतियां भी जन्म लेती है और कभी कभी उससे कोई सार्थक क्रियाकलाप भी जन्म लेता है। लेकिन एक अर्धचेतन मन भी होता है और यही अर्धचेतन मन, अर्ध सुषुप्त मन, हम तब उसका प्रमाण हम तब देखते हैं जब हम नींद में सोते हैं तो और हमें स्वप्न आते हैं, तो यह प्रमाण है अर्धचेतन मन का। तो इस तरह से तीन तरह के मन के होने की बात सिगमंड फ्रायड स्वीकार करते हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अवचेतन मन। और कहते हैं कि संसार के जितने भी क्रियाकलाप हैं, सिगमंड फ्रायड ये प्रमाणित करते हैं कि इस सृष्टि के जितने भी क्रियाकलाप हैं वे तीनों, इन्हीं तीनों मनों के अनुसार घूमते रहते हैं। या तो चेतन मन सक्रिय रहता है, या फिर अर्धचेतन मन सक्रिय रहता है, या फिर अचेतन मन सक्रिय रहता है। मनुष्य के सारे क्रियाकलाप इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और वैसे भी यह माना जाता है कि मनुष्य अपने मन का दास है और मन ही उससे सारे क्रियाकलापों को कराता है। लेकिन सिगमंड फ्रायड ने इन सारे मनुष्य के क्रियाकलापों की मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचना की और उन्होंने बताया कि कैसे मनुष्य अपने इस मन से प्रभावित होकर के संपूर्ण क्रियाकलापों को करता है। कहते हैं कि ये जो सिगमंड फ्रायड ये मानते हैं, उनका जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वह साहित्य के क्षेत्र में भी काम आया। उन्होंने यह कह दिया कि जो साहित्य और कला है वह सिर्फ इस जो हमारी दमित अवस्था में हमारी जो मन में हमारे जो वासनाएं रह गई हैं उसकी अभिव्यक्ति है। उन्होंने यह सिद्धांत दे डाला साहित्य के लिए, लेकिन बाद में इसको नकार दिया गया। बाद में बहुत सारे आलोचकों ने इसे नहीं माना। उन्होंने यह कहा कि यदि साहित्य केवल और केवल दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है, साहित्य एक स्वस्थ क्रियाकलाप है। हम मनुष्य अपने संसार को जिस दृष्टिकोण से देखता है, अनुभव करता है, उसकी स्वस्थ प्रक्रिया देता है, वह सिर्फ और सिर्फ दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है। कुछ अर्थों में हो सकती है लेकिन संपूर्ण अर्थों में नहीं। इसलिए सिगमंड फ्रायड के इस सिद्धांत को नकारा गया, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सिगमंड फ्रायड ने जो यह सिद्धांत दिया था कि साहित्य और कला वासनाओं की अभिव्यक्ति है, इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने वासनाओं का उदात्तीकरण कर दिया, उसका उच्चतम रूप सामने ला दिया। और उन्होंने यह कहा कि इसीलिए कलाकार अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए होते हैं। अधिकांशतः कवि, लेखक, साहित्यकार या कोई भी कलाकार अंतर्मुखी ज्यादा होता है, बहिर्मुखी कम होता है। कोई भी वैज्ञानिक देखिए, कोई साहित्यकार देखिए या कोई भी कलाकार देखिए, चाहे मूर्तिकार हो या चित्रकार हो या संगीतकार ही कोई क्यों ना हो, सारे के सारे अधिकांशतः लोग
अंतर्मुखी व्यक्तित्व के स्वामी होंगे, यानी कि अपने आप में ही डूबे हुए। इसका ऐसा क्यों? क्योंकि वह अपने अवचेतन मन के ज्यादा समीप होते हैं। इस तरह से सिगमंड फ्रायड ने साहित्य की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की और इससे प्रभावित होकर के हिंदी साहित्य में बहुत सारे आलोचकों ने, मनोवैज्ञानिक आलोचकों ने अपना काम दिया। सिगमंड फ्रायड के इस जो सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाने का काम उनके शिष्य एक और मनोवैज्ञानिक हुए हैं, एडलर। इन्होंने भी इस बात को उठाया। हेलो 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 हाँ, एडलर ने भी इस क्षेत्र में, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में साहित्य सिद्धांतों को लेकर के अपनी, आवाज बहुत हो रही है आप लोग की तरफ से आवाज बहुत हो रही है। हेलो हेलो एडलर। मैम बोलिए। हाँ, सिगमंड फ्रायड के बाद एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं, एडलर। इन्होंने भी संपूर्ण क्रियाकलापों में या साहित्य सिद्धांतों में जो दमित वासना है उसको अधिक स्थान न देकर के ये अधिकार भावना को स्थान देते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य की जो अधिकार भावना है वह शारीरिक हीनता जनित मनोग्रंथि से उद्भूत है और कला को इस हीनता की पूर्ति का वो माध्यम मानते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य जब अपने आप को हीन समझने लगता है, अब देखिए एडलर ने किस तरह से व्याख्या की साहित्य की और साहित्य को जन्म देने की प्रक्रिया की। उन्होंने ये कहा कि मनुष्य जब अपने आप को अंदर ही अंदर हीन समझने लगता है तब वह अपनी हीनता को, इस ग्रंथि को छुपाने के लिए साहित्य की सर्जना करता है। क्या यह सिद्धांत आप लोगों को मान्य है? क्या यह सिद्धांत आप लोग को मान्य है? मैं आप लोगों से प्रश्न कर रही हूँ। हेलो आलोक, हेलो हेलो हाँ, मैं आप ही लोग से ये प्रश्न कर रही हूँ कि एडलर ने जो ये कहा कि साहित्य अपनी हीनता ग्रंथि के एंटी के रूप में जन्म लिया, क्या यह सही है? सही है। सही है। क्या आप जब अपने आप को हीन अनुभव करने लगते हैं तभी साहित्य की सर्जना करते हैं? हेलो हेलो हाँ मैम। हाँ, जब आपके अंदर हीनता ग्रंथि जन्म ले लेती है क्या तभी आप साहित्य की सर्जना करते हैं? नहीं। तो यही बात कह रहे हैं एडलर और इसीलिए उनके दृष्टिकोण को एकांगी बताया गया। वो यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो अपने अंदर अंदर हीनता बोध का शिकार हो जाता है तो वह अपने अधिकार भावना को बाहर लाने के लिए साहित्य की सर्जना करता है। लेकिन आलोचकों ने इसे नकार दिया, इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को आलोचकों ने काट दिया। तो इस तरह से आगे जाकर के इन्होंने कहा, एडलर ने कहा कि मन के दो भेद अवश्य हैं, वैयक्तिक अचेतन और सामूहिक अचेतन। अचेतन मन के उन्होंने दो भेद बना, वैयक्तिक अचेतन और सामूहिक अचेतन। इनके अनुसार जो सामूहिक अचेतन है उसमें हमारी समस्त शक्तियों का कोष होता है। देखिए मनुष्य का जो मन होता है वह उसका सिर्फ अपना अनुभव नहीं होता है। हम आप लोगों को एक गुण बात बता रहे हैं, मनुष्य के अंदर जितनी भी प्रतिभा होती है, यदि किसी घर में कोई महान प्रतिभा जन्म लेती है तो वो उसका सिर्फ अपनी प्रतिभा नहीं है, वह उसकी सिर्फ अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा नहीं है, अपितु वह उसके पूरे पूर्वजों की प्रतिभा है, उसके पूरे पूर्वजों के डीएनए की प्रतिभा है वो। और इसीलिए जो आधुनिक जो डीएनए के वैज्ञानिक हैं वो ये घोषित करते हैं, उन्होंने रिसर्च में घोषित किया है कि यदि किसी घर में एक महात्मा गांधी पैदा हो गया, यदि किसी घर में एक विवेकानंद पैदा हो गया तो अब उस घर में दोबारा कभी कोई महात्मा गांधी या दूसरा विवेकानंद जन्म नहीं ले सकता।
क्योंकि वह अपने प्राचीन पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों सबके डीएनए के मिश्रित स्वरूप को लेकर के जन्म ग्रहण करता है। तो यह जो हम सिर्फ एक मन से नहीं जुड़े हैं, हम वैश्विक मन से जुड़े हैं। इस बात की व्याख्या करते हैं एडलर। ठीक है, हेलो, हाँ ठीक है। हाँ, तो ये हम बता रहे हैं कि मनुष्य सिर्फ और सिर्फ वैयक्तिक चेतन से, अपने निजी चेतन से नहीं जुड़ा है, अपितु वह वैश्विक चेतन से जुड़ा है, सामूहिक चेतन से जुड़ा है। और इसी बात को लेकर के जब ये सारे मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्धांत दिया, तो हिंदी साहित्य जब पाश्चात्य जगत के संपर्क में आया, वहाँ के साहित्य के संपर्क में आया, वहाँ के मनोवैज्ञानिकों के संपर्क में आया, तो उसे इन सब बातों का अनुभव हुआ। और यहाँ पे भी कई आलोचक हुए जो मनोवैज्ञानिक आलोचक के रूप में सामने आए। इसमें इला चंद्र जोशी का नाम उल्लेखनीय है। इसके बाद जैनेन्द्र ने भी मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना की। जैनेन्द्र का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपन्यास है त्याग पत्र। आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़े हैं। त्याग पत्र नहीं पढ़े है ना? त्याग पत्र पढ़िए, बहुत सुंदर उपन्यास है। और उसमें एक नारी के मन की मनोवैज्ञानिक अवस्था का जिस तरह से चित्रण है, बहुत सुंदर चित्रण है। हम उस उपन्यास पर नहीं जाएंगे, और उस उपन्यास की गहराई बहुत ज्यादा, आप लोग लेख निकाल कर पढ़िए। तो जैनेन्द्र, इला चंद्र जोशी, अज्ञेय, ये सारे लोग मनोवैज्ञानिक आलोचक के रूप में सामने आए। रमेश कुंतल मेघ, बहुत सारे लोग मनोवैज्ञानिक आलोचना के रूप में योगदान दिए। और इला चंद्र जोशी साहित्य सर्जना लिखे आलोचना के क्षेत्र में। इसके बाद विवेचना, विश्लेषण, देखा परखा आदि ये सब उनकी कृतियां रही, जिसमें उनकी मनोवैज्ञानिक आलोचना का हमें दिग्दर्शन प्राप्त होता है। इसके बाद और भी बहुत सारे आलोचक आए। फिर इसके बाद हम आगे मनोवैज्ञानिक आलोचना से आगे बढ़कर एक और आलोचना के क्षेत्र में जाते हैं, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप लोग एक बात बताइए कि हम अभी जो मनोवैज्ञानिक आलोचना पढ़ाए हैं, उसे आप लोग कुछ समझे हैं? कुछ तो समझे मैं। समझ गए हैं, कुछ समझे हैं? हाँ। तो अपने साथ देखिए, पढ़ाने के दौरान जब हम पढ़ा रहे हो, तो अपने साथ एक कॉपी और पेन ले लीजिए। जो जो भी हम महत्वपूर्ण चीज बोलेंगे उसको उसी समय नोट कर लीजिए। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि हम अभी कुछ मनोवैज्ञानिक आलोचकों का नाम बताएं, उसे आप नोट कर लीजिए। उनके कौन कौन सी कृतियों का नाम बताएं, उसे नोट कर लीजिए। तो ये सब बातें नोट करके आप लोगों को सही, ज्यादा सही रहेगा आगे भी दोहराने के लिए। ऐसे हम यूट्यूब पे डाल देंगे, लेकिन वो पढ़ने के लिए, अपने पढ़ने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना की ओर। इसमें जो साहित्य का मूल्यांकन है, आलोच्य कृति का मूल्यांकन है, वह इतिहास एवं संस्कृति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में होता है। वर्तमान में हम यही देखते हैं कि वर्तमान में किसी जटिल समस्या का कारण कभी-कभी अतीत में हुए घटनाक्रम से होता है। कभी आप देखते हैं, कभी अनुभव किए हैं कि वर्तमान समय में हमारी जो समस्याएं हैं, वह अतीत का परिणाम है, बहुत दूर अतीत का परिणाम है। ऐसा कभी-कभी होता है। हमें लगता है कि हमारी वर्तमान की समस्या है, लेकिन इसमें हमारा दूर का अतीत छिपा होता है। आप लोगों ने ऐसा कभी अनुभव किया है? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी अनुभव किया होगा। भारत गुलाम सिर्फ वर्तमान परिस्थितियों के कारण नहीं हुआ। भारत की गुलामी बहुत सारे सुदूर अतीत का भी परिणाम है। तो कभी-कभी हमें लगता है कि हम वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, उसके चलते अभी हम उलझ रहे हैं, उसी की देन मान रहे हैं, लेकिन नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है कि उसमें किसी अतीत का भी योगदान होता है। और इसी बात को समझने के लिए एक तरह की आलोचना विकसित हुई, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना। इसमें समूची ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा के दृष्टिकोण में साहित्य का अनुशीलन होता है। इस क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित परशुराम चतुर्वेदी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की समीक्षाएं इसी कोटि में आती हैं। ये ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में योगदान देते हैं।
जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि हमें निर्गुण धारा के संतों को समझने के लिए नाथपंथी योगियों और बौद्धों सिद्धों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। केवल और केवल कबीर को उनकी उनकी वाणी से समझने का यदि हम प्रयास करेंगे, उन्होंने जो कहा उसके आधार पर समझने का प्रयास करेंगे, तो वह हमारा अधूरा मूल्यांकन होगा। यदि हम कबीर को समझना चाहते हैं तो हमें नाथ पंथ, सिद्ध पंथ और बौद्धों और जैनियों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इसका मतलब क्या? वर्तमान सिर्फ आज की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं है, अपितु वह अतीत से भी प्रभावित है। इसी को ऐतिहासिक आलोचना का इसी को ऐतिहासिक आलोचना मानी जाती है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सब आलोचना ग्रंथों का निर्माण किया और उन्होंने इसमें वही तथ्य स्थापित किया कि इतिहास का प्रभाव कैसे वर्तमान पर पड़ता है। इसके बाद परशुराम चतुर्वेदी ने एक किताब लिखी, उत्तर भारत की संत परंपरा। संपूर्ण उत्तर भारत में जो संत परंपरा कायम हुई, वह किसका योगदान है? इसमें इन्होंने एक वैज्ञानिक अन्वेषक की भूमिका निभाई है और बहुत सुंदर दृष्टिकोण से ऐतिहासिक आधार पर उत्तर भारत के संतों की समीक्षा की है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐतिहासिक समीक्षा भी एक बहुत ही मजबूत समीक्षा पद्धति के रूप में हमारे सामने आई। ठीक है, समझे आप लोग? हेलो, समझे। चलिए एक और समीक्षा पद्धति के बारे में आप लोग को बता रहे हैं, शास्त्रीय समीक्षा पद्धति। ठीक है, वो शास्त्रीय समीक्षा पद्धति वही समीक्षा पद्धति है जिसमें कि रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों के आधार पर समीक्षा की जाती है, लेकिन उस दौरान कुछ अपने ढंग से उस काल को, उस शास्त्रीय सिद्धांतों को आज के परिप्रेक्ष्य के अनुसार मोड़ लिया गया और नए ढंग से शास्त्रीय समीक्षा का विकास हुआ। जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा रस सिद्धांत। तो रस सिद्धांत जो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा, वह प्राचीन जो परिपाटी थी उससे अलग हट करके वर्तमान समय के अनुसार वो लिखा गया। उन्होंने कहा कि रस सिद्धांत को मानवतावाद के दृढ़ आधार पर प्रतिष्ठित मान करके इसका हमें अध्ययन करना चाहिए, रस सिद्धांत का। यानी कि वर्तमान जो मानवतावादी धारा है उसको उन्होंने रस सिद्धांत से जोड़ दिया। इसी तरह से शास्त्रीय जो समीक्षा है उसमें वर्तमान का फुट दे करके उसके भाव भूमि को बदल करके उसे नवीन कलेवर में स्थापित किया गया। यह शास्त्रीय समीक्षा का योगदान रहा, शास्त्रीय आलोचकों का योगदान रहा। इस क्षेत्र में बहुत सारे आलोचकों ने योगदान दिया। राममूर्ति त्रिपाठी ने औचित्य दर्शन, रस विमर्श, लक्षणा और उसका हिंदी काव्य में प्रसार, काव्य तत्व विमर्श, भारतीय काव्य शास्त्र के नए क्षितिज, भारतीय काव्य विमर्श, ये सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे। भगीरथ मिश्र ने काव्य मनीषा और पाश्चात्य काव्य शास्त्र लिखा। निर्मला जैन ने रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र लिखा। कुमार विमल ने सौंदर्य शास्त्र के तत्व लिखा। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित भारतीय काव्य सिद्धांत, ये सारे जो ग्रंथ हैं, ये सारे जो आलोचक हैं, वह शास्त्रीय समीक्षा के आधार पर अपनी स्थापनाएं देते हैं। तो इस तरह से शास्त्रीय समीक्षा भी एक प्रतिष्ठित समीक्षा के रूप में छायावाद युग में स्थापित हुई। समझे? हेलो, हाँ मैम। चलिए, तो आज आप लोग को अब आगे नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो आप लोग को गड़बड़ झाला हो जाएगा, उसी में ज्यादा समझ नहीं पाइएगा। अभी आप लोग बताइए तो 2-4 क्वेश्चन मेरी तरफ से जो भी हम पढ़ाए हैं, आप लोग बताइए तो मनोवैज्ञानिक आलोचना में पाश्चात्य जगत के किन 2 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों का हाथ रहा है? अभी पढ़ाए, बोलिए। कोई भी विद्यार्थी बताए कि
पाश्चात्य जगत के किन दो मनोवैज्ञानिकों का साहित्य मनोवैज्ञानिक समीक्षा के क्षेत्र में योगदान रहा है? बताइए। आलोक, नीतीश, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी बताए। बोलिए। मनीषा, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी बताए मेरे इस क्वेश्चन को। बोलिए। इतना जल्दी याद नहीं रह पाता है मैम। क्यों? अभी अभी पढ़ाए हैं, इसको कैसे आप भूल जाएंगे? फिर मेरे पढ़ाने का क्या अर्थ हुआ यदि इतनी जल्दी भूलेंगे तो? इसीलिए ना बोल रहे हैं कि कॉपी कलम लेकर बैठा करिए, जो भी पढ़ाए कम से कम महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करिए। नहीं तो फिर मेरे पढ़ाने का औचित्य क्या रहेगा? चलिए आप लोग की कक्षा समाप्त करेंगे। एक चीज और बताइए कि हमने कहा था कि 8 कहानियां जो जो पढ़नी है उसे आप व्हाट्सएप पे डाल दें, हम देख के उसको पढ़ाएंगे अगले क्लास में। अब हम सोच रहे हैं कि इसको समाप्त करें, हम कहानियों को थोड़ा फोकस करें। आप लोग उसे डालिए तो ठीक है। ठीक है। हाँ, ढूंढ करके कौन कौन सी पढ़नी है उसको सिलेबस को डालिए व्हाट्सएप पे, हम देखते हैं उसको पढ़ाएंगे। चलिए आप लोग जो पढ़ाए हैं उसको मन अध्ययन करिए, मन में गुनिए, और हम आगे क्लास में अब आगे बढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम डाल देंगे ग्रुप में, ठीक है? ठीक। काट रहे हैं? हेलो। हाँ ठीक है मैम। ठीक है, ठीक।